गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि सब लोग अच्छे होंगे। और मैं राहुल सर आप लोगों का अल्फ़ा टेक एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, जैसा कि आप लोगों की रिक्वायरमेंट थी कि क्लास 10th की वीडियो डाली जाए, तो हम आप लोगों के लिए क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स की वीडियो लेके आए हैं। ठीक है, जिसमें हम पहले चैप्टर फर्स्ट की बात करेंगे, जिसमें हम रियल नंबर से इंट्रोडक्शन करके स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहला चैप्टर हमारा क्या है, रियल नंबर। और बल्कि रियल नंबर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, पहले हम पूरे क्लास 10th के चैप्टर कितने कितने कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं और किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, पहले हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये रहा आपका सिलेबस। ठीक है, पहला क्या है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से आप लोग वाकिफ़ हैं, क्लास 9th में भी नंबर सिस्टम था आप लोगों के लिए। उस नंबर सिस्टम में आप लोगों को रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर पढ़ाया गया था, जो कि आपने बखूबी पढ़ा भी था। तो अभी नंबर सिस्टम में हमारे लिए क्या रहेगा, रियल नंबर। क्या रहेगा, रियल नंबर। ठीक है, देखिए रियल नंबर में क्या पढ़ा जाएगा, रेशनल इरेशनल दोनों पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, रेशनल और इरेशनल, ये दो नंबर पढ़ा जाएगा। और इसके साथ साथ दो फ्रैक्शन के बीच में, दो रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर आते हैं वो हम फाइंड करेंगे। और इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो फाइंड करेंगे। ठीक है, और सबसे अच्छी बात यह है कि नंबर सिस्टम में बस एक ही टॉपिक है, रियल नंबर एक ही चैप्टर है, जिसमें से कि हमारे कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसको आराम से आप समझ लीजिएगा, क्योंकि कोई भी क्लास स्टार्ट करने से पहले ये हमें पता होना चाहिए किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं और कौन सा चैप्टर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबको बात क्लियर हो रही है ना। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जो नंबर सिस्टम है, क्या है, नंबर सिस्टम से कितने मार्क्स के आएंगे क्वेश्चन, 6 मार्क्स के आएंगे। और फिर उसके बाद एलजेब्रा है। क्या है, एलजेब्रा तो सब लोग जानते होंगे, अरे क्लास 8 में हमने एलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। तो उसी का लेवल बढ़ के यहाँ पे क्या आ गया, एलजेब्रा आ गया है। अब एलजेब्रा में हमें 4 टॉपिक, हमें 4 लेसन हमें क्या करना है, क्लियर करने हैं, जिसमें से देखिए सबसे ज़्यादा मार्क्स के 20 मार्क्स के आते हैं। 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं एलजेब्रा से। मतलब हम कह सकते हैं कि ये हमारी जो टॉपिक है एलजेब्रा, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है ना, जिसमें पहला चैप्टर क्या मिलेगा हमें, पॉलिनोमियल। क्या मिलेगा, पॉलिनोमियल। हमने क्लास 9th में पॉलिनोमियल में पढ़ा था। ठीक है, क्या पढ़ा था पॉलिनोमियल में हमने कि किसी भी पॉलिनोमियल से लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, जैसे हमने पढ़ा था। अभी यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है, इसमें हमें उससे आगे का लेवल पढ़ना है, मतलब फैक्टराइजेशन वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हमने ये क्लास 9 में पढ़ रखा था, बट वहाँ पे 2 वेरिएबल में कुछ ग्राफ वगैरह की चीज़ें थी। बट यहाँ पे हमें 2 या 3 मेथड मिलेगा, 2 इक्वेशन मिलेंगे, जिसमें से 2 या 3 मेथड से उन दोनों इक्वेशंस को हमें क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा और एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी होगी। ठीक है, और इसमें कौन कौन सा मेथड मिलेगा हमें, जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड मिल गया, एलिमिनेशन मेथड मिल गया, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी मिलेगा। बट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हमारे कोर्स में अब की बार नहीं है, ये अच्छी बात है। ठीक है, कुछ तो हमारे लिए कम होगा, बट पढ़ाया जाएगा, सब पढ़ाया जाएगा, क्योंकि हो सकता है आज हमारे बोर्ड एग्जाम में वो चैप्टर्स, वो टॉपिक्स ना आए, बट आगे कहीं ना कहीं हमें उसकी ज़रूरत जरूर पड़ेगी। ठीक है, तो अभी फिर सिर्फ हम क्या करेंगे, आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे कौन से टॉपिक हैं, कौन से चैप्टर्स हैं, और उनके बारे में थोड़ा बहुत जिक्र किया जाएगा। ठीक है, अभी बेसिक चीज़ लेके चली जाएगी हर चैप्टर की। ठीक है, फिर उसके बाद से जब पूरा बेसिक आपका तैयार हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तब फिर हम चैप्टर वाइज बात करें, चैप्टर वाइज हर एक क्वेश्चन लेके चलेंगे। ठीक है, तो देखिए अब इसके बाद क्या है, ये होगा लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सबको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है जिसकी डिग्री क्या होती है, 2 होती है। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये ऐसे ही इक्वेशन मिलेंगे। ठीक है, और उस इक्वेशन को हमें क्या करना होगा, फैक्टराइजेशन करना होगा। छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक का हमें फैक्टराइजेशन उसमें मिलेगा। ठीक है, अब देखिए ये आपके लिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो नया चीज़ है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो शॉर्ट फॉर्म है वो क्या है, एपी है। क्या है, एपी। और इस एपी में हमें क्या क्या पढ़ना है, हमें nth टर्म पढ़ना है जिसको हम tn से शो करते हैं, सम ऑफ द nth टर्म पढ़ना है जिसको हम sn से शो करते हैं। ठीक है, तो ये एपी पढ़ना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि आपके लिए पहली बार आ रहा है, ठीक है। तो इतना सब हमें क्या करना है, इस अलजेब्रा में पढ़ना है, जो कि हमें 20 मार्क्स अचीव करने के लिए मौका देगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या है हमारा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या है, देखिए 6 मार्क्स क्वेश्चन आएंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कितने आएंगे, 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ ग्राफ के क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी रहेंगे जो जैसे 2 पॉइंट्स हैं ए और बी, उनके बीच की हमें क्या करनी है, डिस्टेंस फाइंड करनी। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी इक्वल टू, जैसे मान लो 2 पॉइंट्स हमें मिल गया, ठीक है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, इन दोनों के बीच का हमें क्या करना होगा, डिस्टेंस फाइंड करने के लिए पूछा जाएगा। तो वो हम इस जब चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो बताया जाएगा, ठीक है। खैर हम छोटी छोटी जानकारी आपको देते चले कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अब उसके बाद हमारे पास आएगा ज्योमेट्री। क्या आएगा, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री सबसे अलजेब्रा के बाद सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जिसमें से पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन जिसमें पूछे जाते हैं, वो है ज्योमेट्री, जिसमें से 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जिसमें हमें 2 टॉपिक क्लियर करना है, एक है ट्राइंगल और एक है सर्कल। एक है ट्राइंगल और एक क्या है, सर्कल। ट्राइंगल के बारे में क्लास 9 में हमने पढ़ रखा है, सर्कल के बारे में हमने क्लास 9 में पढ़ रखा है। बस उसी का लेवल थोड़ा सा क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा, थोड़ा सा लेवल हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और इन दोनों टॉपिक को हम बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि इन दोनों ही टॉपिक में क्या मिलेगा, हमें थ्योरम मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, थ्योरम। इसके पहले अभी जितना भी हमने टॉपिक बताया, जितना भी चैप्टर बताया, उसमें थ्योरम कहीं नहीं मिलने वाला है, बट इन दोनों में थ्योरम मिलेगा। और इन दोनों से एक थ्योरम, इससे एक थ्योरम और इससे एक थ्योरम 100% एग्जाम में आता है, ठीक है। कोई न कोई एक टॉपिक से एक थ्योरम मिल ही जाएगा, 2 मिल जाएगा तो मिलना ही मिला, बट एक मिल गया तो भी ठीक है ना, मतलब मिलेगा जरूर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। अब इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, जो कि आप लोगों के लिए क्लास 10th में ये भी क्या है, नया है। जैसे हमने बताया कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो कि आप लोगों के लिए न्यू है, तो वैसे ही ट्रिग्नोमेट्री भी आप लोगों के लिए न्यू है, ठीक है। और अलजेब्रा 20 मार्क्स का था, ठीक है, और जो ज्योमेट्री था 15 मार्क्स का था। उसके बाद जो ट्रिग्नोमेट्री आएगा वो कितने मार्क्स का आएगा, 12 मार्क्स का आएगा, जिसमें हमें कितने चैप्टर अचीव करने हैं, 1, 2, 3 एंड 4 चैप्टर अचीव करने से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आएगा हमारा, टी रेशियो ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स आएंगे, और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आएंगे, जो कि सबसे हार्ड चैप्टर, भाई सबसे हार्ड चैप्टर ये, बट हमें हार्ड बनाना नहीं है, हम उसको इजी बना के पढ़ाएंगे आपको, ठीक है, आप परेशान मत होइएगा। फिर हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस अगर ये 3 चैप्टर हमने क्लियर कर लिया, अच्छे से हमें आ गया है, तो हाइट एंड डिस्टेंस में नो डाउट कि आपको समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये 4 हमें इसमें कंप्लीट करने हैं, जिसमें आपको बस इतना बताना चाहेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में जो ये लिख रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम क्या बोलते हैं, टी रेशियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टी रेशियो बोलते हैं। और टी रेशियो होते कितने हैं, ओनली 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं। नाम थोड़ा बहुत कुछ लोगों ने सुना होगा, एक होता है साइन थीटा, एक होता है कॉस थीटा, एक होता है टैन थीटा, फिर क्या होता है, एक होता है कॉसेक थीटा, फिर एक होता है हमारे पास सेक थीटा, और फिर एक क्या होता है, कॉट थीटा। इन 4 के बारे में हम क्या करेंगे, जानकारी लेंगे। ये 4 से ही पूरे फॉर्मूले बनने वाले हैं, बस इस 6 से ही हमें पूरे फॉर्मूले बनने वाले हैं, इस 6 टी रेशियो से, ठीक है। तो टी रेशियो रहेंगे, इन्हीं साइन से हमें क्या मिलेगा, पर्टिकुलर एंगल्स की बात कर रहा है, जैसे कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू हो गया, साइन 60 की वैल्यू हो गई, कॉट 60 की वैल्यू हो गई। तो ये सब हमें पर्टिकुलर एंगल्स में आएंगे, ठीक है। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बात करेंगे। आइडेंटिटीज मतलब जैसे कि अलजेब्रा में हमने पढ़ा था a+b होल स्क्वायर, है ना, a-b होल स्क्वायर, सब आइडेंटिटीज थी। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज आएगी। फॉर्मूले कुछ इस तरह से रहेंगे, साइन वहाँ भी रहेगा, साइन वहाँ भी रहेगा, कॉस वहाँ भी रहेगा, बट यहाँ पे क्या जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ऐसे हमारे पास तमाम फॉर्मूले आएंगे, ठीक है। तो जब इस पे आएंगे तो हम पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब चलिए एक चीज़ और कर लेते हैं, यहाँ पे क्या, हाइट एंड डिस्टेंस की बात करते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस में आपको बस 2 चीज़ करना है, ठीक है। क्या, यहाँ पे ट्राइंगल तो मिलेगा ही मिलेगा, बट ट्राइंगल के साथ साथ आपको क्या जानकारी स्पेशल रखनी है, वो ये है कि एक ऑब्जर्वर हमारे पास है। क्या है हमारे पास, एक ऑब्जर्वर है जो नीचे कहीं बैठा हुआ है, ठीक है। जो कहाँ बैठा हुआ है, कहीं नीचे बैठा हुआ है, और नीचे से वो कहाँ देख रहा है, एक पतंग है, एक हमारे पास काइट है, और उस काइट को ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, सीन कर रहा है। तो अगर सीन कर रहा है तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, है ना, नीचे जो बेस है और जहाँ पे काइट को सीन किया जा रहा है, उसके बीच जो एंगल बन रहा है, वो हमारा एंगल कौन सा बनेगा,
एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। क्या बनेगा? एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। ठीक है, ये पहली पॉइंट हमें याद रखनी है। फिर उसके बाद अगर ऑब्जर्वर कहाँ है, अब की बार ऑब्जर्वर कहाँ बैठा हुआ है? ऊपर बैठा हुआ है, और वो नीचे कोई चीज़ क्या कर रहा है? सीन कर रहा है। मान लो नीचे कोई क्या है, मान लें कि हमारे पास कोई फिश वगैरह है, कुछ भी है ना। तो अगर नीचे फिश वगैरह है और उसको अगर वो सीन कर रहा है, यहाँ पे हम क्या, अब चूंकि बहुत अच्छी ड्राइंग तो हमारी है नहीं, तो हम फिश लिख देते हैं। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिएगा इसको। तो अगर ऑब्जर्वर ऊपर बैठा है और नीचे की तरफ देख रहा है, तो ऊपर से नीचे की तरफ जो एंगल बनता है वो क्या बनता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो हाइट एंड डिस्टेंस में ये दो चीज हमें याद रखना है। हाइट एंड डिस्टेंस में ये दो चीज हमें याद रखना है। क्या चीज? एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, सबको क्लियर हो गया? सबको क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, आइए। मेंस्ट्रुएशन, सबने इसका नाम सुना होगा, सबने इसका नाम सुना होगा, क्लास 7th 8th से ही हम सुनते चले आ रहे हैं। क्या चीज? मेंस्ट्रुएशन। और इसमें दो टॉपिक हमें क्लियर करनी है। कौन कौन सी? एरिया ऑफ सर्कल, सेक्टर एंड सेगमेंट, और दूसरा वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। ठीक है, देखिए क्या करना है। एरिया ऑफ सर्कल, अब तक तो हमने जिसकी भी एरिया फाइंड की वो क्या था? क्यूब था, क्यूबाइड था। सरफेस एरिया फाइंड किया, कर्व सरफेस एरिया फाइंड किया, टोटल सरफेस एरिया फाइंड किया, है ना। लेकिन अभी हमें सर्कल की भी एरिया फाइंड करनी होगी। हमने क्लास 6 7 में भी पढ़ा है कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। बट यहाँ पे हम सर्कल की एरिया के साथ साथ हम सेक्टर की एरिया फाइंड करेंगे। किसकी फाइंड करेंगे? सेक्टर की एरिया फाइंड करेंगे। ये हमारा सेक्टर बन रहा है। सिगमेंट की एरिया फाइंड करेंगे। ये हमारा सिगमेंट बन रहा है, जिसमें ये हमारा क्या होता है? माइनर सिगमेंट। क्या होता है? माइनर। और ऊपर जो मैक्सिमम बच रहा है वो मेजर सेगमेंट है। अरे भाई क्लियर सी बात है, छोटी सी बात है कि माइनर मतलब छोटा और मेजर मतलब क्या? बड़ा। तो माइनर सेगमेंट की बात करेंगे तो जो छोटा पार्ट आएगा सर्कल में वो माइनर होगा, और जो बड़ा पार्ट आएगा वो हमारा क्या होगा? मेजर सेगमेंट होगा। सबको क्लियर हो रहा है? ठीक है, 6 7 में आपने पढ़ा है ये सब भाई, बट ये जो पढ़ा है बस उसमें सेगमेंट, सेक्टर और एंगल तक ही हम रह गए थे। बट यहाँ पे उसके बेस पे हमें क्या मिलेगा? फॉर्मूला मिलेगा। हम कहते हैं ना कि लेवल छोटे से स्टार्ट हो रहा है, गेम का लेवल 6 से स्टार्ट हो जाता है, 7 से स्टार्ट हो जाता है, और करते करते ये 10 तक जाता है, 12 तक जाता है। तो गेम का लेवल ही है बस, है ना। गेम के लेवल की तरह आप लोग इसको करते जाइए, मैथ आपको आसान लगती जाएगी। तो ये सब हम पढ़ेंगे, सर्कल की एरिया, सेक्टर एंड क्या? सिगमेंट। अब उसके बाद वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया किसी भी सॉलिड की, किसी भी सॉलिड। अब वो सॉलिड क्या मिल सकता है? हमें क्यूब मिल सकता है, हमें क्यूबाइड मिल सकता है, हमें सिलेंडर भी मिल सकता है, हमें कोन मिल सकता है, हमें स्फीयर मिल सकता है, हमें हेमिस्फीयर मिल सकता है। ठीक है, तो इन सभी सॉलिड्स की हमें क्या फाइंड करनी होगी? वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया पता आप लोग को, कभी कभी सी एस से पूछ सकता है, कभी टी एस से पूछ सकता है। तो कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, इन सभी सॉलिड्स की हमें क्या करनी होगी? फाइंड करनी होगी। ठीक है, तो चलिए देखिए, अब एक टॉपिक और इसमें बचा है। क्या है? स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटीज, ये तो मुझे लगता है क्लास 8 से आप लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स मतलब डाटा हैंडलिंग, जो आप क्लास 8 में पढ़ रखे हैं, वही चीज़ ये है, वही चीज़ ये है, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। और क्लास 9th में आपकी जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर था वो नहीं था, बट क्लास 10th में प्रोबेबिलिटी अब की बार आपके लिए फिर से दोबारा आ गया है। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स हम क्या पढ़ेंगे? मीन पढ़ेंगे, मीडियन, मोड ऑफ ग्रुप डाटा एंड सीएफ। सीएफ का फुल फॉर्म कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, तो ये हम पढ़ेंगे। मीन, मीडियन, मोड ऑफ ग्रुप डाटा के साथ साथ सीएफ पढ़ेंगे, और इसमें कुछ ग्राफ के क्वेश्चंस भी आपके लिए रहेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम में सेक्शन डी फॉर्म में दिया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या रहेगा? प्रोबेबिलिटी। क्लास 8 में आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ा है, क्लास 9 में जैसा बता रहा हूँ कि कोर्स में नहीं था। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो अच्छी बात है, बट प्रोबेबिलिटी अब क्लास 10th में है, जिसमें सबको पता है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए क्या होता है? किसी भी प्रोबेबिलिटी का जो इवेंट होता है वो फेवरेबल आउटकम्स अपॉन क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो खैर अभी बहुत क्लियर आपको बताया जाएगा आगे वाले जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अभी थोड़ी बहुत आपको जानकारी दे दिया गया है कि क्या क्या आपके लिए चल रहा है इसमें। ठीक है, तो ये आपका पूरा सिलेबस क्लियर हो गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं चैप्टर पे जरा। रियल नंबर, फर्स्ट चैप्टर आपका क्या है? चैप्टर फर्स्ट जो आपका है वो क्या है?
क्लास 10th का जो चैप्टर फर्स्ट है वो क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, रियल नंबर में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं? रियल नंबर में आपको बेसिकली 2 पॉइंट्स आपको मिलेंगे। एक मिलेगा आपको रेशनल नंबर और एक क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर। ये 2 चीज़ आपको पढ़ना है ज़्यादा से ज़्यादा, जिसमें मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया था कि रेशनल नंबर में क्या मिलने वाला है, जो P/Q के फॉर्म में होगा, और 2 रेशनल नंबर के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए दे सकता है, 6 रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए दे सकता है। इरेशनल नंबर में क्या हो सकता है कि कोई भी इरेशनल नंबर, जैसे मान लो कि √2 है, उसको नंबर लाइन पे क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है ना। √2 क्या करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं, वो सब तो हम जब चैप्टर पे आएंगे तो अच्छे से बताया जाएगा। ठीक है, चलिए अभी रियल नंबर में कुछ जान लेते हैं। क्या, जैसे थोड़ी छोटे से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि क्लास 8th या क्लास 9th हमने पढ़ रखा है कि नंबर सिस्टम क्या होता है ना। क्या चीज़, नंबर सिस्टम सबको पता होगा वैसे, लेकिन फिर भी सबके लिए रहेगा कि नंबर सिस्टम क्या है, उसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे हम। ठीक है, नंबर सिस्टम क्या होता है, जो 1 2 3 4 ये सब जो नंबर होते हैं क्या होते हैं, नंबर सिस्टम होते हैं। बहुत ज़्यादा समय इस पर नहीं दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपके पिछले क्लास में सब रहा है, आप लोग सब लोग पढ़े होंगे इसको। नंबर सिस्टम के बाद क्या रहता है आपका, होल नंबर। क्या रहेगा, होल नंबर। ठीक है, होल नंबर में क्या होता है, 0 आता है, और बाकी जितने नेचुरल नंबर होते हैं वो सब के सब उसमें क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। फिर उसके बाद क्या आता है, इंटीजर्स। क्या आएंगे, इंटीजर्स। ठीक है, अब ये सब क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इसके बाद हम रेशनल नंबर पे आएंगे, और जब तक ये 3 नहीं बता देंगे तब तक हम रेशनल नंबर पे नहीं आ सकते हैं। ठीक है, तो रेशनल नंबर कैसे आएगा देखते हैं अभी। इंटीजर्स में क्या होते हैं, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर एंड ऑल होल नंबर आर इंटीजर्स। तो देखिए हमने ये लिखा, नेचुरल नंबर भी इंक्लूड हुआ, होल नंबर भी इंक्लूड हुआ, और उसके साथ साथ ये पॉजिटिव मिला, 0 मिला। अब क्या मिलेगा, -1 -2 -3 एंड डॉट डॉट डॉट। मतलब हम कह सकते हैं कि जो इंटीजर्स होते हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं, वो निगेटिव भी होते हैं, और वो 0 भी होते हैं। क्या होते हैं, वो 0 भी होते हैं। तो ये हमारे क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। ठीक है, हाँ देखिए ये थोड़ा सा यहाँ पे नंबर सिस्टम नहीं, ये क्या हमारा नेचुरल नंबर है। क्या है ये, नेचुरल नंबर है। ठीक है, चलिए तो आप लोग जान ही रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। अब इंटीजर्स के बाद क्या होगा, रेशनल नंबर पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आगे वाली स्लाइड में भी बताया जाएगा रेशनल नंबर, बट थोड़ा सा यहाँ पे हम इंडिकेट आपको कर दें कि इन चारों में डिफरेंस क्या है, ये चारों एक दूसरे से कैसे मिलते हैं। ये चारों एक तरफ से कह लें कि एक ही छत के नीचे हैं, एक ही परिवार है, बट परिवार किसके हैं, इसके हैं, रेशनल नंबर के। सब किसके परिवार हैं, रेशनल नंबर के। जैसा कि आप लोग जानते हैं, क्लास 9 थोड़ा बहुत पढ़े ही होंगे कि जो रेशनल नंबर होता है वो P/Q के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में होता है, P/Q के फॉर्म में होता है, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू क्या, 0। Q क्या होता है, इसमें जो डिनोमिनेटर होना चाहिए वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए हमने क्या बोला कि P/Q के फॉर्म में होना चाहिए, तो P/Q के फॉर्म में तो हम लिख सकते हैं ना, एग्जाम्पल के तौर पे 1/2, ठीक है, 3, 6/2, या फिर 9/2, माइनस भी लिख सकते हैं, क्योंकि P/Q के फॉर्म में होना चाहिए। उसने ये नहीं शर्त रखी कि पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, बट क्या होना चाहिए, फ्रैक्शन के फॉर्म में होना चाहिए। तो देखिए निगेटिव होगा तो भी चलेगा, निगेटिव होगा तो भी चलेगा। अब आप कह सकते हैं कि सर ये तो फ्रैक्शन नहीं है, ये तो फ्रैक्शन नहीं है, तो ठीक है नीचे 1 लगा लो ना, फ्रैक्शन हो जाएगा। नीचे क्या लगा लो, 1 लगा लो, ये फ्रैक्शन हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये सब के सब नंबर क्या है, P/Q के फॉर्म में है। बट ध्यान ये देना है कि डिनोमिनेटर में किसी के 0 नहीं आना चाहिए। अगर 0 आता है तो वो हमारा P/Q के फॉर्म में नहीं होगा, और वो हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा। तो जैसा कि हमने बताया कि सब एक ही परिवार है, एक ही छत के नीचे हैं, तो कैसे हैं, देखिए हमने क्या कहा कि ऑल नेचुरल नंबर इज क्या, होल नंबर। देखिए 1 2 3 है, होल नंबर में भी ये 1 2 3 है। ऑल होल नंबर आर इंटीजर्स। तो देखिए 0 1 2 3 ये होल नंबर भी इस इंटीजर्स में है, साथ ही साथ क्या है, नेगेटिव पॉइंट्स इसमें मिल रहे हैं। और ऑल इंटीजर्स आर क्या, रेशनल नंबर। तो जितने भी इंटीजर्स हैं, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, अब देखिए इसको डिवाइड कर 2 3 कितना जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये इंटीजर्स है कि नहीं है, है ना इंटीजर। तो जब इंटीजर है तो ये भी हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, और इसके साथ साथ 0 भी हो सकता है भाई, 0 भी आपका रेशनल नंबर होगा। इसके अपॉन 1 लगा लो, बट 0 मत लगाइएगा, 0/1 लगा लो, डिवाइड कर दो, 1 0 0। ठीक है, तो 0 है ना, तो हम कह सकते हैं हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। तो इस तरह से क्या मिला आप लोगों को कि नेचुरल नंबर इज होल नंबर इज इंटीजर्स, एंड ऑल इंटीजर्स आर क्या, रेशनल नंबर। मतलब सब ये रेशनल नंबर के ही परिवार है। सब किसके परिवार है, रेशनल नंबर के। तो सबको समझ में आ गया होगा।
वैसे भी पहले से आप लोग इसके बारे में कुछ ना कुछ तो जानते ही रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। कुछ रियल नंबर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जैसे कि पहला टॉपिक हमें क्या मिलेगा, एचसीएफ एंड एलसीएम, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है ये? इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैसे इंपॉर्टेंट है ये? एचसीएफ और एलसीएम से एक क्वेश्चन एग्जाम में हर साल आता है, चाहे वो एमसीक्यूज में आ जाए, चाहे फिर वो सेक्शन बी के 1 नंबर वाले क्वेश्चन में आ जाए। 1 नंबर का क्वेश्चन हर साल इसमें से आता है, और फॉर्मूला इसके लिए क्या बनता है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। हम कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर मतलब कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड, ये देखिए नो नहीं लिखा है, नंबर लिखा है, ठीक है, सेकेंड, ये देखिए नंबर। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप सभी लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, और अपने नोटबुक पे मेंशन कर लीजिएगा। इससे एक क्वेश्चन हर साल आता है, ठीक है। तो चलिए, अगर ये फॉर्मूला है तो एक हम एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, ठीक है। बाकी बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम जब चैप्टर वाइज जब स्टार्ट करेंगे आपका तो पढ़ाया जाएगा, ठीक है। देखिए, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 252 एंड 594 इज इक्वल टू 18, देन फाइंड द एलसीएम ऑफ 252 एंड 594। देखिए क्या दे रहा है कि एचसीएफ जो दिया है इस 2 नंबर का वो कितना दिया है, 18। तो हमें फाइंड क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। किसका एलसीएम? इन्हीं 2 नंबर का, जो 252 है और जो 594 है। मतलब ये कह सकते हैं कि भैया ये फर्स्ट नंबर है और ये क्या है, सेकंड नंबर है, और ये क्या है, एचसीएफ है, और इसका हमें एलसीएम क्या करना है, फाइंड करना है। तो ये फॉर्मूला हमारे पास दिख रहा है, लिखेंगे सिंस एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है। एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 18, वहाँ 18 लिखेंगे। एलसीएम हमें क्या करना है, देख लीजिए यहाँ पे एलसीएम फाइंड करना है, एलसीएम यहाँ पे गिवन नहीं है, फाइंड करना है, ठीक है। और फर्स्ट नंबर कितना है, 252, और सेकंड नंबर कितना है, 594। चलिए, अगर एलसीएम फाइंड करना है तो सबको पता है भाई, ये तो छोटी सी बात है, क्लास 8, 9 ये सब तो आप लोगों को पढ़ाया गया होगा। 252, 594, ठीक है, सब सही तो लिख रहा हूँ ना, चलिए ठीक है। 594 और जो 18 है वो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर कहाँ चलाएगा, इसके नीचे चलाएगा, और इसके बाद कैलकुलेशन किसके लिए छोड़ेंगे हम, आप लोगों के लिए कैलकुलेशन छोड़ेंगे। कैलकुलेशन करके आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको जरूर लिखेंगे, और नहीं लिखेंगे तो फिर हम एक बार और समझाएंगे क्या करेंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे, ये भी इवन है, ये भी इवन है, इवन वगैरह को कैंसिल आउट करेंगे, और क्या करेंगे, एलसीएम आप लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। इतना कर सकते हैं आप लोग। चलिए, तो सबको समझ में आ गया। एचसीएफ और एलसीएम पे एक क्वेश्चन, इसी तरह का क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आता है, तो इसको आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, हमने कहा था ना कि हम आगे वाली स्लाइड पे रेशनल नंबर फिर से दोबारा आएंगे, तो रेशनल नंबर फिर से पढ़ेंगे, और रेशनल नंबर में हम कुछ डेसिमल फॉर्म है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो रेशनल नंबर तो बता चुके हैं, बस थोड़ा सा और इंडिकेट कर देते हैं एक बार और। द नंबर ऑफ द फॉर्म, द नंबर ऑफ द फॉर्म, द नंबर ऑफ द फॉर्म P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। इसमें P और Q क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए, ठीक है ना। और P और Q इंटीजर्स अगर होगा तो चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव हो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो क्या हो, पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव हो, बट वो क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए। तो वो जो होना चाहिए किसके फॉर्म में होना चाहिए, P अपॉन Q के फॉर्म में, एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। मैंने पिछली स्लाइड में बता रखा है, आर कॉल्ड क्या, रेशनल नंबर। मतलब कि जो रेशनल नंबर होना चाहिए वो P अपॉन Q के फॉर्म में होना चाहिए, जिसमें P और Q इंटीजर्स होने चाहिए, और उसके साथ साथ जो Q होगा वो नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, तभी ये क्या कहा जाएगा, रेशनल नंबर कहा जाएगा, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। ये आपके एग्जांपल्स हैं, 5/8, -2/3, 3, -2, 0 का अपॉन 1 लगा लो, 1 लगा लो, 1 लगा लो, हो गया रेशनल नंबर, ठीक है। सबसे सब क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि फ्रैक्शन के फॉर्म में है। चलिए, अब रेशनल नंबर की ये जो टॉपिक है ये थोड़ी सी और भी इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि इसमें क्या क्या आता है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग आता है। हमने क्लास 9th में टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग पढ़ा है, बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा, वो 2 और 5 के फैक्टर में आएगा, 2 और 5 के फैक्टर में आएगा। जो 9th में पढ़ा है वो भी मिलेगा, बट ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाएगा। क्या होगा, लेट P/Q बी द सिंपलेस्ट फॉर्म, P/Q के फॉर्म में है ऑफ गिवन रेशनल नंबर इफ Q इज इक्वल टू 2 to the power m।
ये क्या लिखा है, 2 की पावर m लिखा हुआ है, 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 टू द पावर n, 2 टू द पावर m मल्टीप्लाई 5 टू द पावर n। ठीक है, देखिए तो अगर ऐसा होता है तो वो हमारा क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। इतनी बड़ी डिफिनेशन लिखा है हमने, ठीक है, आप लेकिन हम थोड़ा सा इसको शॉर्ट बताएंगे। थोड़ा शॉर्ट में क्या बताएंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होते हैं जिसके डिनोमिनेटर में, मतलब क्यू, ये क्यू की बात कर रहा है ना, क्यू मतलब क्या, जो डिनोमिनेटर में हो, जो डिनोमिनेटर है वो 2 और 5 का क्या होना चाहिए, फैक्टर होना चाहिए, 2 और 5 का फैक्टर। जैसे मान लीजिए कि हमने एक एग्जांपल यहाँ पे ले लिया, 13/2 टू द पावर 3 एंड 5 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 3 एंड 5 टू द पावर 2। तो देखिए ये 2 और 5 का फैक्टर है, 2 और 5 का फैक्टर है। अगर 2 और 5 का फैक्टर है तो ये हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और आपको बताना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया गया 7 और यहाँ पे क्या लिख दिया गया 2, क्या ये टर्मिनेटिंग है, क्या ये टर्मिनेटिंग है? वैसे तो आपका आंसर ये रहेगा कि नहीं, बट ये टर्मिनेटिंग है। कैसे है, हमने कहा कि 2 और 5 का फैक्टर होना चाहिए, 2 और 5 का फैक्टर यहाँ पे था तो हमने कहा ठीक है टर्मिनेटिंग है, बट यहाँ पे अकेला 2 है, अकेला क्या है 2 है, तो 2 की पावर यहाँ क्या होगा 1 होगा ना, 2 की पावर क्या होगा 1। लेकिन अगर 5 नहीं दिख रहा है तो बना लो ना 5 की पावर 0 कर लो, तो 5 मिला कि नहीं मिला। अब कहोगे सर ये लिख दिया आपने कहाँ से, तो 5 की पावर 0 अगर करते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है 1 आती है, और अगर 1 में फिर 2 का इंटू करेंगे तो क्या आएगा 7/2 ही तो आएगा ना, तो उसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर 7/2 हो चाहे 1/5 क्यों ना हो, अगर इसके साथ 5 इंक्लूड नहीं है तो भी ये टर्मिनेटिंग होगा, इसके साथ 2 इंक्लूड नहीं है तो भी टर्मिनेटिंग होगा, और नहीं है तो उसमें लगा लेंगे 2 की पावर 0 और शो कर देंगे कि हाँ भैया ये क्या है, ये क्या है, ये यहाँ पे 1 नहीं रहेगा। ठीक है, ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। सबको बात समझ में आ गई, सबको बात समझ में आ गई कि टर्मिनेटिंग में ध्यान ये देना है कि वो 2 और 5 का फैक्टर हो, या फिर अकेला 2 का भी फैक्टर हो सकता है, अकेला 5 का भी फैक्टर हो सकता है, तो वो हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। चलिए ठीक है, आगे आते हैं। अब देखिए दूसरा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल पे आएंगे, इसके बारे में। सेकंड पॉइंट, इफ Q इज नॉट इक्वल टू, अगर Q जो है मतलब जो डिनोमिनेटर है वो नॉट इक्वल है 2 की पावर m और 5 की पावर n, मतलब अब की बार अगर डिनोमिनेटर 2 और 5 का फैक्टर नहीं है, उसके अलावा किसी और का फैक्टर है, तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। इसको पहचाना थोड़ा आसान है, इसको पहचाना थोड़ा आसान है। कैसे, जैसे मान लिख दिया हमने 3/7 की पावर 2, 3 की पावर 3, तो इसमें 2 और 5 कहीं फैक्टर है, 2 और 5 का कहीं फैक्टर है इसमें, जब नहीं है तो ये हमारा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अच्छा एक चीज़ और देख लेते हैं, चलिए मान लिया 3 लिख दिया, 7 की पावर 2 लिख दिया, 3 की पावर 3 लिख दिया, 2 भी लिख दिया और 5 भी लिख दिया, तो ये क्या है, हमने तो कहा था भाई 2 और 5 का फैक्टर होना चाहिए, पर 2 और 5 का फैक्टर होने के साथ ये भी तो एक्स्ट्रा जुड़ गया, तो अगर इसके अलावा कुछ और नंबर्स आते हैं तो भी हमारे क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, वो टर्मिनेटिंग नहीं होंगे। बस फैक्टर 2 और 5 का होना चाहिए तो वो टर्मिनेटिंग होगा, अगर इसके अलावा कोई और आता है तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है अच्छे से। चलिए लास्ट टॉपिक देखते हैं इसमें, इरेशनल नंबर। जैसा कि हमने स्टार्टिंग बताया था कि रियल नंबर में 2 चीज़ पढ़ा जाएगा, 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ी जाएगी, रेशनल एंड इरेशनल, जिसमें से हमने रेशनल के बारे में बहुत सारी चीज़ें बता दिया। थोड़ा सा इरेशनल के बारे में जान लेते हैं, क्या है इरेशनल। अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल इज एन इरेशनल नंबर। जो टर्मिनेटिंग होता है, जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, वो दोनों क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। दोनों क्या होते हैं, रेशनल। और जो इरेशनल होते हैं, सॉरी जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं। देखिए अगर इसमें बहुत कुछ आपको टर्मिनेटिंग के बारे में या नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में नहीं क्लियर हो पा रहा होगा, तो क्लास 9th की भी एक वीडियो हमने बना रखी है, उसमें भी आप जाके देख सकते हो, उसमें थोड़ा अच्छे से क्लियर तरीके से बताया गया है। ठीक है, तो खैर यहाँ बता देते हैं हम कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या होगा। टर्मिनेटिंग मतलब कि वो टर्मिनेट हो जाए, मतलब खत्म हो जाए, ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या, वो टर्मिनेट ना हो, वो खत्म ना हो, और नॉन रिपीटिंग मतलब वो रिपीट भी ना हो, तो वो हमारा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। क्या होता है, इरेशनल नंबर। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज और भी होता है कि कोई भी नंबर अगर हमने किस में लिख दिया, रूट में, किस में लिख दिया, रूट में, तो वो भी हमारा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। होता है कि नहीं होता है, क्यों होगा भाई, क्योंकि
हमने रेशनल की बात किया था। रेशनल में हमने कहा था कि P अपॉन Q के फॉर्म में होने के साथ साथ वो क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंटीजर। तो क्या ये इंटीजर है, क्या ये इंटीजर है? अगर हमने ऊपर रूट लगा दिया तो क्या ये इंटीजर रह गया? जब इंटीजर नहीं रह गया तो वो रेशनल नंबर नहीं रह जाएगा। जब वो रेशनल नंबर नहीं रह जाएगा तो वो क्या होगा, रूट के फॉर्म में इरेशनल नंबर होगा। और उसके साथ यहाँ पे कहा गया नॉन टर्मिनेटिंग। क्या कहा गया, नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग मतलब न ही वो खत्म हो न ही वो रिपीट हो। मतलब कि हमने कह दिया 0.10 100 100 डॉट डॉट डॉट, ये हमारा क्या हो रहा है, न ही खत्म हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, और न ही रिपीट हो रहा है, न ही ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ये हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। कुछ और भी एग्जाम्पल इसके देख सकते हैं, 0.235 235 2355 2355, ऐसे भी नंबर आते जाएंगे। मतलब रिपीट नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। क्या होंगे, ये हमारे इरेशनल नंबर होंगे। सबको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, चलिए ठीक है। आज के लिए आपको बस इतना ही। आज की स्लाइड में आप आज के क्वेश्चंस इतने ही रहेंगे, ठीक है। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए, और शेयर भी करिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। ओके, थैंक यू।